नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 के नामा के मूलतत्व विषय के ऑनलाइन वर्गों में आज हम विसर्जन के वक्त, साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन के वक्त कौन सी रोजनामचा होती है उसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, शुरुआत हम अनामत और अवितरित लाभ हानि की बाकी की रोजनामचा से करेंगे। तो अनामत और अवितरित लाभ हानि की बाकी की कौन सी रोजनामचा होगी उसके बारे में देखें। तो दोस्तों, विसर्जन के वक्त सर्वप्रथम पीढ़ी की पक्की तलपट में दर्शाई एकत्रित अनामत, जैसे कि सामान्य अनामत, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, लाभ हानि खाते की जमा बाकी जो लाभ है, लाभ हानि खाते की उधार बाकी माने हानि वगैरह रकम वसूली खाते नहीं ले जाई जाती है। मानी अनामत, अवितरित लाभ या हानि की जो भी शेष दी गई है वो वसूली खाते नहीं लिखी जाती है, लेकिन ये रकम साझेदारों के लाभ हानि के प्रमाण में साझेदारों के पूंजी खाते ले जाई जाती है। मानी अनामत और अवितरित लाभ हानि की शेष या बाकी जो भी है वो साझेदारों के बीच उनके पूंजी प्रमाण में उनके लाभ हानि के प्रमाण में बांट दी जाती है। ये खाते संपत्ति या दायित्व के नहीं है, क्योंकि दोस्तों विसर्जन के वक्त संपत्ति और दायित्व के खाते ही वसूली खाते ले जाए जाते हैं, लेकिन ये खाते संपत्ति या दायित्व के नहीं है, परंतु पूंजी का भाग होने से पूंजी खाते ले जाया जाता है और जिसकी प्रविष्टि निम्नानुसार होगी। दोस्तों, अनामत और लाभ हानि खाते की जमा बाकी माने लाभ हो तो उसकी प्रविष्टि होगी अनामत खाता उधार, विनियोग कमी वृद्धि फंड खाता उधार, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाता उधार, लाभ हानि खाता माने लाभ हो तब वो साझेदारों के पूंजी खाते का, मानी जो भी अनामत और लाभ हानि खाते का लाभ की शेष है उनके खाते उधार कर संयुक्त रकम से साझेदारों के पूंजी खाते लाभ हानि के प्रमाण में जमा किए जाएंगे और विवरण लिखा जाएगा। अनामत और अवितरित लाभ साझेदारों के लाभ हानि के प्रमाण में उनके पूंजी खाते जमा किया उसके। अब दोस्तों, अगर लाभ हानि खाते की उधार बाकी माने कि हानि हो तब प्रविष्टि होगी साझेदारों का पूंजी खाता उधार। अलग अलग साझेदारों के पूंजी खाते लाभ हानि प्रमाण में उधार, वो लाभ हानि खाते का विवरण होगा। लाभ हानि खाते की उधार बाकी साझेदारों के लाभ हानि के प्रमाण में उनके पूंजी खाते उधार की उसके। अब दोस्तों, दूसरा, जब संपत्तियों के खाते बंद करके वसूली खाते माने संपादन खाते ले जाए तब दोस्तों संपत्ति जो है उसकी उधार बाकी होती है। ऐसा हम 11वीं कक्षा से पढ़ते आए हैं कि हर एक संपत्ति की उधार बाकी होती है। तो पीढ़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट में दर्शाई रोकड़ या बैंक खाते की अलावा सभी संपत्तियों के खाते बंद करके बही कीमत से वसूली खाते उधार पक्ष में ले जाए जाते हैं।
मानी विसर्जन के वक्त रोकड़ और बैंक खाता है, उसके अलावा जितने भी संपत्ति के खाते हैं वो उसकी बही कीमत से वसूली खाते के उधार पक्ष में ले जाए जाते हैं। संपत्तियों के खाते बंद करने के लिए दोस्तों उनके खाते माने संपत्ति के खाते जमा किए जाते हैं। माने दोस्तों संपत्ति के खाते बंद करते वक्त संपत्ति खाते की बाकी जो है उधार बाकी होने से खाते बंद करते वक्त संपत्ति के खाते जमा किए जाते हैं और वसूली खाता उधार होता है। दोस्तों जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, फर्नीचर, विनियोग, देनदार, ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लेनी उंडी जैसी संपत्ति के खाते बंद करने हो तो निम्नानुसार प्रविष्टि की जाएगी। प्रविष्टि होगी दोस्तों वसूली खाता उधार, वो जमीन मकान खाते का, वो प्लांट यंत्र खाते का, वो फर्नीचर खाते का, वो विनियोग खाते का, वो देनदार खाते का, वो लेनी उंडी खाते का और अन्य संपत्ति खाते का। मानी सभी संपत्ति के खाते बंद करने के लिए संपत्ति खाते जमा किए जाएंगे और कुल रकम से वसूली खाता दोस्तों उधार होगा और विवरण लिखा जाएगा। संपत्तियों के खाते बंद करके बही कीमत पर वसूली खाते ले गए उसके अब दोस्तों यह टिप्पणी ध्यान में रखनी है कि विसर्जन की तारीख पर पक्की तलपट में दर्शाई रोकड़ खाते की या बैंक खाते की बाकी वसूली खाते नहीं ले जाई जाती है, क्योंकि उसका अलग खाता खोलकर उसमें ये बाकी दर्शानी होती है। क्योंकि दोस्तों रोकड़ खाते में सभी संपत्ति की बिक्री का लेखा और दायित्व का जो भुगतान होता है वो दर्शाया जाता है और अंत में बढ़ी हुई रकम माने संपत्ति के विक्रय से दायित्व चुकाने के बाद जो रकम बचे वो साझेदारों के पूंजी खाते परिवर्तित की जाती है। इसलिए रोकड़ या बैंक खाते माने बैंक की जो शेष है उसके खाते वसूली खाते नहीं लिए जाते बल्कि उसका खाता अलग से खोला जाता है। अब दोस्तों तो तीसरे संजोग में पहला प्रावधान के खाते बंद करके वसूली खाते ले जाया जाए तब माने संपत्ति के सामने जो भी प्रावधान किए होंगे उनके खाते बंद करके वसूली खाते ले जाए तब। तो दोस्तों ऐसे प्रावधान जो भी होंगे संपत्ति के सामने उनकी जो बाकी माने शेष होगी वो जमा शेष होगी। तो ऐसे संपत्ति के सामने प्रावधान का जो भी खाता है वो बंद करके बही कीमत पर वसूली खाते जमा पक्ष में ले जाया जाता है। प्रावधान के खाते बंद करने के लिए उनके खाते उधार किया जाता है माने प्रावधान के खाते उधार करके वसूली खाता जमा किया जाता है। दोस्तों डूबतरोण अनामत, गिसाई फंड, देनदार या लेनी उंडी पर बट्टा अनामत जैसे प्रावधानों के खाते बंद करने के लिए दोस्तों निम्नानुसार प्रविष्टि होगी। डूबतरोण अनामत खाता उधार, गिसाई फंड खाता उधार,
देनदार या लेनी हुंडी पर बट्टा अनामत खाता उधार वो वसूली खाते का। माने जो भी संपत्ति के सामने प्रावधान है उन सभी प्रावधानों के खाते उधार कर कर वसूली खाता कुल रकम से दोस्तों जमा किया जाएगा और विवरण लिखा जाएगा। प्रावधान के खाते बंद करके वसूली खाते ले गए उसके। दोस्तों अब तीसरे संयोग में दूसरा, दायित्व के खाते बंद करके वसूली खाते ले जाए तब। माने जो भी दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, उनके खाते बंद करके वसूली खाते ले जाए तब। तो दोस्तों जो भी दायित्व है उनकी जो बाकी है वो जमा होती है। हम जानते हैं 11वीं कक्षा में भी हम पढ़ चुके हैं कि सभी दायित्व या जिम्मेदारियों की बाकी जमा होती है। और पीढ़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट में दर्शाई जिम्मेदारी माने दायित्व के खाते बंद करके बही कीमत से वसूली खाते के जमा पक्ष में ले जाया जाता है। दायित्व खाते बंद करने के लिए उनके खाते उधार किया जाता है। माने जो भी दायित्व है उनके खाते उधार किए जाते हैं और वसूली खाता जमा होता है। जैसे लेनदार, देनी हुंडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविडेंट फंड, कारीगर लाभभाग फंड, चुकाना बाकी खर्च वगैरह। जिम्मेदारी के खाते बंद करने की प्रविष्टि दोस्तों निम्नानुसार होगी। माने सभी दायित्व के खाते उधार होंगे और कुल रकम से वसूली खाता दोस्तों जमा होगा। तो प्रविष्टि इस प्रकार लिखी जाएगी: लेनदार खाता उधार, देनी हुंडी खाता उधार, बैंक ओवरड्राफ्ट खाता उधार, कारीगर भागफंड खाता उधार, चुकाना बाकी खर्च खाता उधार, वो वसूली खाते का। विवरण लिखा जाएगा। सभी दायित्व के खाते बंद करके वसूली खाते ले गए उसके। दोस्तों यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है कि हिसाबों का निपटारा करना होने से साझेदार का पूंजी खाता, चालू खाता, साझेदारों का लोन का खाता वसूली खाते नहीं ले जाए। ये भी दोस्तों साझेदार के पूंजी खाते, चालू खाते और लोन खाते की शेष भी जमा शेष होती है, लेकिन उनके खाते वसूली खाते नहीं ले जाए जाएंगे, बल्कि उनका खाता अलग खोलकर उनकी शेष उसमें दर्शाई जाती है और विसर्जन के अंत में ये खाते बंद किए जाते हैं। दोस्तों चौथा, संपत्ति का विक्रय किया जाए। दोस्तों अब आगे हमने देखा कि संपत्ति और दायित्व के खाते बंद करके वसूली खाते ले जाए तब कौन सी प्रविष्टि होती है। अब ये संपत्ति का विक्रय हो या संपत्ति का निकाल किया जाए तो उस संदर्भ में प्रविष्टियों में पहला, संपत्ति की बिक्री हो तब। माने संपत्ति खुले बाजार में बेची जाए तब विक्रय की उपज माने संपत्ति के विक्रय से जो रकम प्राप्त हुई वो रोकड़ या बैंक खाते उधार कर वसूली खाते जमा की जाती है। माने संपत्ति की जो रकम प्राप्त हुई है उससे रोकड़ या बैंक खाता उधार होगा और वसूली खाता जमा होगा। माने प्रविष्टि होगी रोकड़ या बैंक खाता उधार और वसूली खाते का। विवरण होगा संपत्तियों का विक्रय वसूली खाते जमा किया उसके। अब दोस्तों अगर संपत्ति साझेदार ले जाए, अब दोस्तों संपत्ति जब साझेदार ले जाए तब जो साझेदार संपत्ति ले गया है उसका पूंजी खाता उधार करके वसूली खाता
जमा किया जाता है, माने प्रविष्टि होगी। संबंधित साझेदार माने संपत्ति जो साझेदार ले गया है उस साझेदार का पूंजी खाता उधार और वसूली खाते का विवरण लिखा जाएगा। साझेदार ने ली संपत्ति उसके खाते उधार करके वसूली खाते जमा की उसके। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि साझेदार जो कीमत से संपत्ति ले जाए वो कीमत से ये प्रविष्टि आपको करनी है। माने कि ऐसा बोले कि 25,000 का यंत्र साझेदार 20,000 में ले गया, तो साझेदार यंत्र 20,000 में ले गया तो उसका लेखा आपको यहाँ 20,000 से करना है। यहाँ कीमत 20,000 डाली जाएगी, उसकी बही में दर्शाई गई 25,000 कीमत आपको नहीं डालनी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों टिप्पणी में यह बात ध्यान में रखनी है कि पीढ़ी के विसर्जन के समय प्रत्येक दृश्य और अदृश्य संपत्ति की मिलने वाली अनुमानित कीमत अवश्य देनी है। माने रकम में मिलने वाली रकम अनुमानित कीमत आपको दे दी गई होनी चाहिए। दृश्य या अदृश्य संपत्ति की कोई भी कीमत मिलने वाली न हो तो उसके लिए प्रश्न में विशेष उल्लेख करना चाहिए। माने जो कीमत नहीं, जो संपत्ति की कीमत नहीं मिलने वाली है उसका भी उल्लेख आपकी रकम में किया गया होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मान ले कि संपत्ति की उपज के बारे में हमें कोई टिप्पणी नहीं दी गई है, तो हमें ऐसा मानना है कि जो दृश्य संपत्ति है उसकी बही कीमत प्राप्त हो रही है और अदृश्य संपत्ति की उपज के बारे में सूचना नहीं है, तो हमें मानना है कि उसकी कोई कीमत प्राप्त नहीं हो रही है। दूसरा, बही में दर्ज किसी लेनदार को उसकी लेनी रकम के सामने बही में दर्ज संपत्ति दे दी जाए। मानी देनदार के प्रति का दायित्व के बदले उसे संपत्ति दे दी जाए तो संपत्ति की गिनी गई उपज और संबंधित लेनदार के भुगतान के संदर्भ में कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी। अब दोस्तों आगे, अगर बही में नहीं लिखी संपत्ति की उपज प्राप्त हो, जिस संपत्ति का लेखा बही में नहीं है, ऐसी संपत्ति से रकम प्राप्त हो तो प्रविष्टि होगी रोकड़ खाता उधार वो वसूली खाते का। विवरण लिखा जाएगा बही में नहीं लिखी संपत्ति की रकम प्राप्त हुई उसके। अब दोस्तों दायित्व चुकाया जाए, तो दायित्व चुकाया जाए तो उस संदर्भ में निम्नानुसार प्रविष्टियाँ होगी। पहला, रोकड़ चुकाए, दायित्व के सामने रोकड़ चुकाई जाए तब पेढ़ी का दायित्व रोकड़ में चुकाया जाए तब चुकाई रकम से वसूली खाता उधार किया जाता है और रोकड़ या बैंक खाता जमा किया जाए। माने जिम्मेदारी की कोई भी रकम चुकाई जाए तो वसूली खाता उधार होगा और बैंक या चालू खाता जमा किया जाएगा। माने वसूली खाता उधार वो रोकड़ या बैंक खाते का विवरण होगा दायित्वों का भुगतान किया उसके। अब दोस्तों साझेदार, कोई साझेदार दायित्व चुकाने का स्वीकार करे तो दोस्तों जब साझेदार दायित्व चुकाने का स्वीकार करे
या चुकाए, तब वसूली खाता उधार करके संबंधित साझेदार माने जिस साझेदार ने दायित्व के संदर्भ में जिम्मेदारी स्वीकार की है उसका पूंजी खाता जमा किया जाएगा। माने प्रविष्टि होगी वसूली खाता उधार, वो संबंधित साझेदार के पूंजी खाते का विवरण लिखा जाएगा। साझेदार ने दायित्व का भुगतान किया या दायित्व के भुगतान करने का स्वीकार किया उसके। दोस्तों, बही में दर्शाई कोई साझेदारी के भुगतान के संदर्भ में कोई सूचना न हो तो भी पेटी के विसर्जन के समय जिम्मेदारी बही कीमत से चुकाई है ऐसा मानकर लेखा करना है, माने प्रविष्टि करनी है। माने दायित्व के संदर्भ में हमें कोई सूचना नहीं है तो भी बही कीमत से दायित्व चुकाया गया है ऐसा हमें लेखा करना है। अब दोस्तों, बही में नहीं लिखा दायित्व चुकाया जाए, माने जो दायित्व का लेखा बही में नहीं है ऐसा दायित्व चुकाना हो, तब प्रविष्टि होगी वसूली खाता उधार और रोकड़ या बैंक खाते का विवरण होगा नहीं लिखे दायित्व चुकाए उसके। अब दोस्तों, साझेदारी पेटी का विसर्जन खर्च चुकाया जाए तब उस संदर्भ में कौन सी प्रविष्टियाँ होगी, उस संदर्भ में आगे के वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे।